देंगे भाई हम आपको। धंधा है पर गंदा है। कराची में कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें गंदा है? इशरतुल इबाद वाली ये खबर हमारी ठीक साबित हुई और फिर क्या मामलात हो रहे हैं ये खबर भी हम आपको देने वाले हैं। और फिर कराची हमले में कौन सी लड़की थी और उस लड़की का क्या मामला था, कैसे पकड़ा गया, ये तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे हम। और फिर बैंक मुलाजिम किस तरीके से इन्वॉल्व था इसमें, और यहाँ पर भी बैंक मुलाजिम की हम बात कर रहे हैं, वो क्या चक्कर है, पूरी तफसीलात आज के प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी और अहम सियासी खबरें आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आज से हम अपने प्रोग्राम में एक और चीज़ का इजाफा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी हमारी सियासी खबरों के साथ तारीख़ पर, साइंस पर खबरें देखी होंगी, लेकिन आज से हम एक खुसूसी चीज़ शामिल करेंगे जिसके मुताल्लिक आप लोगों की तरफ से मुझे बार बार ये बात कही जाती है कि आप उस पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते। और वो गुफ्तगू है इस वक्त जो सिंध और पूरे पाकिस्तान के अंदर करप्शन का बाजार है। और वो करप्शन के बाजार में मैं आपको ये सिर्फ नहीं बताऊंगा कि जनाबे वाला ये करप्शन किस तरीके से हो रही है, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट की करप्शन नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको मैं बड़ी बड़ी प्राइवेट करप्शंस भी बताऊंगा कि किस तरीके से हो रही है। और दर हकीकत इस सेगमेंट का नाम जो है वो है गंदा है पर धंधा है। आइए प्रोग्राम का आगाज ही करते हैं। गंदा है पर धंधा है इसे। एक कराची में जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरसते हैं, वहीं बिजली का मामला भी है और वहीं पर उनके साथ गैस का मामला भी है। पानी तो जाहिर सी बात है लाइफलाइन है, और अगर पानी ना हो तो फिर इंसान जिंदा ही कैसे रह सकता है। खुराक और पानी इंसान की ज़रूरत का बुनियादी उनसर है, यानी जिस्म के लिए बुनियादी चीज़ चाहिए। तालीम नहीं है लेकिन इंसान जी सकता है। अगर कहीं पर घर नहीं है तो इंसान किसी दरख्त के साए तले ज़िंदगी गुजार सकता है। बिजली नहीं है तो हवा का कोई मुतबादिल इंतज़ाम कर सकता है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उसकी तड़प और उसकी ज़रूरत यकीनी है, और अगर वो ना मिले तो इंसान मर जाता है। कराची के शहरियों को एक एक बूंद पानी के लिए तड़पाया जाता है। कभी कहा जाता है कराची में पानी कम है, कभी कहा जाता है कराची में पानी आ ही नहीं रहा, और कराची में कभी कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कराची वाटर बोर्ड जिसे कहा जाता था और जिसका नाम अब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो गया है, इस कॉरपोरेशन से बोर्ड तक सारे मामलात हो गए, लेकिन धंधा है कि रुक नहीं रहा है। और इसी धंधे की वजह से कराची के शहरियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। सियासी सरगर्मियों में मुलविस सियासतों के बड़े बड़े नाम अगर आपके इलाके में मौजूद हैं और उनके ताल्लुकात वाटर बोर्ड में हैं, तो आपको एक कनेक्शन डालने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक रिश्वत देनी पड़ती है। वो रोड कटिंग लेता है ना कुछ लेता है, वो कहता है चलो भाई 10,000 से 10 लाख तक की इसकी कीमत है। और अगर आपको वहाँ पर लाइन लगवानी है तो आपको वहाँ के किसी भी सियासी पंडित या किसी भी वाटर बोर्ड के बंदे से आप मिलें, उसको पैसे दें, पुलिस वो देखेगा, KMC वो देखेगा, सारे मामला वो देखेगा। और ये सब हो रहा है, आप आंख बंद कर लीजिए, ये हो रहा है। और इसके शवाहिद सबूत मेरे पास हर जगह हर वक्त मौजूद हैं, जब कोई चाहे चैलेंज कर ले। लेकिन इसमें आपको मैं अरबों रुपए का गेम बताता हूं, और अरबों रुपए का गेम करने वाले लोग कौन हैं और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जरा देखिए। पिछले दिनों ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई एक, और उस रिपोर्ट के अंदर कराची वाटर एंड बोर्ड जिसे कहा जाता था वो कॉरपोरेशन हो चुकी, उसके बारे में एक स्कैंडल आया जिसमें कहा गया कि जनाब पेंशनरों की रकम से क्या खेल खेला जा रहा है। उसमें ये कहा गया कि ये पेंशन की रकम जो लोगों को दी जाती है, तकरीबन 2,950 के करीब ये लोग हैं कि जिन्हें ये पेंशन देनी थी, उनकी रकम को ये मुंतकिल कर दिया गया सीधा एक निजी बैंक के अंदर। और ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, और ये रकम तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ रुपए की रकम थी। अब अगर आप आज के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक यानी शरह सूद के मुताबिक भी देखिए तो 1 अरब 80 करोड़ पर जो महीने का सूद आपको लगेगा वो आप समझ सकते हैं कितना सूद लगेगा। यानी कि 1 करोड़ पर 10 लाख रुपए और 1 अरब पर
सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए और तकरीबन ये 2 करोड़ की मालियत है, तो इस पर आप समझ सकते हैं कि कितना सूद लग रहा होगा पर महीने। ये एक प्लान के तहत किया गया और इस प्लान के तहत सारा गेम खेला गया कि किसके साथ क्या सेटिंग बनाई गई और उन पेंशनरों को ना चेक बुक दी गई ना कुछ दिया गया। अब ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? ये रिपोर्ट दे रहे हैं आपको जनाब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो अहम अंसर है, मैं आपको जो बात आगे बता रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा और आपको समझ में आ जाएगी। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से ऑर्डर भी बहुत वाज़ेह तौर पर मौजूद है, लेकिन ये क्या किस्तें, ये कौन कर सकता है? यकीनी तौर पर ये वो शख्स कर सकता है कि जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास इजाज़तनामा हो। यूं तो कहने को नई कानून के मुताबिक चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब है, यानी कि जो कि कराची के मेयर हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा चलती है सलाहुद्दीन साहब की, और सलाहुद्दीन साहब ज़ाहिर है अहम पोजीशन पर मौजूद हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अहम एक शख्स है, और वो शख्स है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का वो डिपार्टमेंट कि जिसे फाइनेंस भी कहा जाता है और जिसे आप अकाउंट भी कहते हैं। फाइनेंस और अकाउंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है दोनों चीज़ें उसमें शामिल है। दो डिपार्टमेंट है, एक है डायरेक्टर फाइनेंस और वही है डायरेक्टर अकाउंट साहब भी। इमरान जैदी इनका नाम है। ज़ाहिर है इनकी अप्रूवल, इनकी मर्जी के बगैर सारा मामला नहीं हुआ होगा। अब इमरान जैदी साहब को अगर आप देखिए, मैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर अभी नहीं करना चाहता, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में अगर ज़रूरत पड़ी और अगर ये जो गंदा है पर धंधा है जारी रहा, तो मैं ये भी बताऊंगा कि अभी जो वहाँ से शेख, बहुत सारे शेख साहिबान हैं वहाँ पर, उनको जब पोजीशनों से हटाने की बात हुई और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन साहब कैसे कूदे, वो सारी डिटेल्स बाद के प्रोग्रामों में रखते हैं। अभी एक एक करके चलते हैं। अभी इमरान जैदी साहब पता नहीं मुबैना तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी 4 शादियां हुई हैं, भले 5 शादियां हों, 6 शादियां हों, 7 शादियां हों, उनका ज़ाती मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। इशू ये है कि ज़ाहिर है डायरेक्टर फाइनेंस हैं ये, और ये डायरेक्टर अकाउंट भी हैं। एक आम आदमी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह चलिए इस लेवल पर अगर पहुँच जाता है तो चलिए उसकी तनख्वाह आप ले लेते हैं 10 लाख रुपये, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो साल के बनते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपये, और 10 साल तक अगर कोई इस पोजीशन पर रहे तो उसके 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जिन मकानात में रहते हैं ना, या जो इनका लिविंग स्टाइल होता है, वो कहीं पर भी 1 अरब रुपए से कम का नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? कोई इनसे पूछता नहीं है कि जनाब ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई हुई है, ये मामला हुआ है, एंटी करप्शन में इनका केस है, इनका केस नैब देखेगी, इनका केस FIA देखेगी, या कुछ और लोग देखेंगे। ये लोग धड़ल्ले से, जाहिर है मैं कहता हूं कि जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है तो कहीं से तो कोई पूछे ना, कोई पूछे इनसे कि जनाब वाला ये रिपोर्ट आई है, तो ये डायरेक्टर फाइनेंस कौन है, डायरेक्टर अकाउंट कौन है, क्यों उसको नहीं पूछा जा रहा। लेकिन मेरे भाई, जब वो जो नीचे 10,000 रुपए से 10 लाख तक का जो पानी का कनेक्शन बिकता है ना, वहां से लेकर ऊपर तक इसमें करप्शन है। करप्शन की कहानी वहां पर बड़ी अजीबोगरीब है। एक वहां पर रिटायर एहलकार हैं, रिटायर एहलकार से मुराद रिटायर वाटर बोर्ड के एक ऑफिसर रह चुके हैं। आप उनके पास देखिए 6 मोबाइल्स उनके पास होंगे और वो उसके पीछे सोसाइटी में बैठे हुए होंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट पे एक अमूमी तौर पर कहा जाता है कि हर चेक पर जो वहाँ पर ठेका दिया जाता है, उसके जो चेक पर 40% तक वहाँ से लिया जाता है। कराची में पानी का मसला है और शदीद मसला है, लेकिन इस कराची में पानी का मसला शदीद होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बद इंतज़ामी, करप्शन और नाअहली मौजूद है। ये बद इंतज़ामी, करप्शन और नाअहली कराची के अवाम के रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए रिश्वत की मद में दिए जाते हैं। अब ये किस तरीके से दिए जाते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, आगे चलकर गंदा है पर धंधा है में हम आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां बताएंगे कि क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। और इसमें आपको सिर्फ वाटर बोर्ड की नहीं, मैं आपको बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के वो चीज़ें बताऊंगा जिनके प्रूफ्स मेरे पास होंगे या जिसके शवाहिद मेरे पास मौजूद होंगे। और जाहिर सी बात है इसमें हम बहुत ही डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो ये इब्तदाइया है। इब्तदाइया के बाद अब आपको रोज़ाना की बुनियाद पर गंदा है पर धंधा है की मुख्तलिफ किस्तें और मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिलेगी। इस हवाले से आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसकी रिसर्च करके ज़ाहिर है उस पर मज़ीद चीज़ें आपको इसमें ज़रूर आगाह करेंगे। आइए अब आते हैं, ये आज हमने आपको बता दिया है कि ये 1 अरब 80 करोड़ रुपए किसकी मर्जी और किसकी अप्रूवल के बगैर नहीं जा सकते हैं और क्या सजेशंस होगी। लेकिन क्या पुलिस ने वहाँ पर या इदारों ने, मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे, उन्होंने यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेट किए, तो आपको जवाब मिलेगा
नहीं किए। क्यों नहीं किए, ये भी एक लंबी कहानी है, ये भी जिक्र करेंगे। अगली खबर की तरफ आते। आज बहुत अहम चीज़ का जिक्र किया गया और बहुत अहम चीज़ का जिक्र इस हवाले से किया गया कि जनाब वाला कराची शहर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है ज़िया निजार साहब, उन्होंने की और आईजी साहब जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं उनके साथ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए तस्वुर की जा रही है कि इसमें पुलिस ने अपनी कारकर्दगी को जाहिर किया है। लेकिन क्या हुआ है ज़रा हम तफसील के साथ आपको बताते हैं। 6 अक्टूबर को एक बम धमाका हुआ कराची एयरपोर्ट के पास। वो बम धमाका जब हुआ तो उसकी आवाज़ शारा फैसल पर और डिफेंस तक सुनी गई। इस बम धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत एक पाकिस्तानी शख्स जहां बाक हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन इसमें मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा और जो कहानी बताऊंगा वो इंतहाई मुख्तलिफ है और मेरे वो चंद सवालात हैं जो इसमें पूछना ज़रूरी है। जिस शख्स ने ये बम धमाका किया वो किया किस तरीके से और इसके पीछे कौन से हाथ हैं ये ज़रूर आप सुनिएगा। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि ये बम धमाका हुआ और पुलिस जाए वकुआ पर पहुँचती है। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुँचती है और वहाँ पर एधी की गाड़ियाँ पहुँचती है तो पहले ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, आग बुझाने का अमल होता है और उसके साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, क्योंकि ये 2 हवालों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला था। एक एयरपोर्ट के पास होना यानी कि कंटोनमेंट के एरियाज के अंदर होना और दूसरा चीनी बाशिंदों की इसमें जहाबाक होने का मामला, इसलिए इसको बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। फौरी तौर पर एक JIT बनती है यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है और इसको सारे मुआयने को किया जाता है। जब उस गाड़ी को जिसमें बम धमाका हुआ था उसे देखा जाता है तो उसमें एक बड़ी अहम चीज़ सामने आती है और वो ये आती है कि जो उसका घेर होता है उस घेर में के साथ हाथ चिपका हुआ होता है और हाथ का ये जो बकिया धड़ है वो पूरा अलग हुआ होता है। सर और बकिया जिस्म गाड़ी से बाहर गया होता है उछलकर, सिर्फ हाथ उस घेर पर होता है। उस हाथ से वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं और जब ये फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं तो ये एक शख्स जिसका नाम शाह फहद होता है उसके मिलते हैं। जब इस शाह फहद के बारे में मालूमात हासिल की जाती है तो नादरा से इसका रिकॉर्ड मिलता है, जिसके बाद उसके घर वालों से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो मालूम होता है कि ये कई माह से घर पर नहीं आया है। शाह फहद के जब फिंगरप्रिंट से चीज़ें मालूम की जाती है तो मालूम होता है कि कुछ दिन पहले उसने एक गाड़ी ख़रीदी है। ये गाड़ी 71 लाख रुपए की ख़रीदी जाती है। अब ज़ाहिर है एक शख्स जब खुदकुश हमला कर रहा है तो पहला सवाल तो ये आता है कि वो अपनी ख़रीदी हुई गाड़ी में क्यों हमला कर रहा है, वो कोई और गाड़ी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। यानी कि ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ियाँ चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद उसकी नंबर प्लेट तब्दील करके शहर में घूम रहे होते हैं और ज़ाहिर है कोई पूछने वाला तो होता ही नहीं है यहाँ पर। खैर, उसने अपनी गाड़ी क्यों खरीदी, 71 लाख रुपए कैसे मुंतकिल हुए, ये एक जुज़ है। अब ये जुज़ किस तरीके से हल होता है कि जब इस गाड़ी के चेसिस नंबर को और इस गाड़ी के नंबर के साथ जब जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी गई है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट की जाती है तो उस गाड़ी की बुक में वही नंबर मिलता है जो कि धमाके वाली गाड़ी के अंदर मिलता है। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है और इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ होने में उस गाड़ी के जो शोरूम है उसके मालिक को पकड़ा जाता है और जब पूछा जाता है तो पूछने पर यह मालूम होता है कि 71 लाख रुपए में सितंबर के महीने में यानी 6 अक्टूबर को ये धमाका होता है और 1 महीने पहले ये गाड़ी 71 लाख रुपए कैश में ख़रीदी गई है। सवाल यह कि इस शख्स के पास यानी कि जो इसने खुदकुश हमला किया है शाह फहद ने, इसके पास 71 लाख रुपए कहाँ से आए। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है तो मालूम ये होता है कि 71 लाख रुपए एक बैंक से निकले हैं और बैंक से यकमुश्त निकले हैं 71 लाख रुपए चेक के थ्रू। जब ये 71 लाख रुपए उस बैंक तक जाया जाता है तो मालूम होता है स्टेट बैंक की रिपोर्ट से कि वो बैंक के 71 लाख रुपए कहाँ पर आए। तो इस 71 लाख रुपए को मालूम होता है कि ये हब से ट्रांसफ़र किए गए, हब के एक बैंक से ट्रांसफ़र किए गए 71 लाख रुपए और इस 71 लाख रुपए में जो बैंक का मैनेजर, जो बैंक का मुलाजिम था, उसने 2 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे लिए। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम बिलाल बताया जाता है और उस बैंक का मुलाजिम है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि जनाब ये पैसे इस तरीके से आए और ये गाड़ी किस तरीके से ख़रीदी गई।
लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आई, उसके लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाती है। जब इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से शाहराह फैसल को देखा जाता है तो मालूम होता है कि ये शाहराह फैसल से में ये गाड़ी दाखिल होती है और ये दाखिल होने के बाद ये आती है फ्रियर हॉल। आपने देखा होगा मेरियट होटल के बिल्कुल सामने सदर में एक जगह है जहाँ से फ्रियर हॉल है, वहाँ से गाड़ी चलती है और ये गाड़ी सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से शाहराह फैसल लेती है और लेने के बाद ये वहाँ पर हमला करती है। अब जब ये सीसीटीवी फुटेजेस से ये मालूम होता है शाहराह फैसल पर है और शाहराह फैसल से पहले ये मेरियट होटल में के सामने जो बड़ा मशहूर फ्रियर हॉल है, वहाँ आपने देखा होगा इतवार वाले दिन ज़्यादा टिकटॉकर्स वीडियोस अपनी बना रहे होते हैं, सब चीज़ें सिलसिला वहाँ चल रहा होता है। अब कहानी होती है कि ये फ्रियर हॉल क्यों रुके हुए थे। फिर पुलिस पीछे जाती है और पीछे से मालूम करने की कोशिश करती है कि ये फ्रियर हॉल के अंदर जो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं उससे जांचने की कोशिश होती है कि ये फ्रियर हॉल से कब ये गाड़ी यहाँ पर दाखिल हुई। तो मालूम होता है कि ये फ्रियर हॉल से पहले ये गाड़ी एयरपोर्ट आई थी और एयरपोर्ट पर आने से पहले ये जेल चौरंगी पर आई थी, और लेकिन जेल चौरंगी से पहले ये आई थी एक और होटल से। अब कहानी यहाँ पर मालूम होना शुरू होती है। पुलिस इस गाड़ी को देखती है और इस गाड़ी को जब मालूम होता है कि ये फ्रियर हॉल ये एयरपोर्ट में मौजूद है तो इस गाड़ी में दर हकीकत एक नहीं 4 लोग होते हैं। 4 लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं उस 4 लोगों में से एक रिक्शा ड्राइवर भी होता है, एक रिक्शा भी आता है। ये जो 4 लोग होते हैं उसमें से एक मर्द और एक औरत एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होती है और 2 मर्द यानी शाह फहद और उसके साथ एक और शख्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद होता है। जब ये शख्स गाड़ी से निकलता है, जब ये धमाका कर रहा होता है उससे पहले वो जो शख्स गाड़ी में बैठा होता है वो निकल जाता है और फिर शाह फहद इस गाड़ी को चीनियों की यानी जो चाइनीज़ हैं उनकी गाड़ी से टकरा देता है। तो वो औरत और मर्द एयरपोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। औरत और मर्द दोनों ने मास्क लगाया हुआ होता है। पुलिस जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हसास इदारे एयरपोर्ट के अंदर में जो सारे कैमरे लगे हुए हैं उनकी मदद से जांचने की कोशिश करते हैं, तो एक जगह वो आती है कि जहां पर आकर उसने बंदे ने मास्क उतारा होता है। अब जहां मास्क उतारा हुआ होता है उसकी फुटेजेस ली जाती है और उस फुटेज को नादरा के रिकॉर्ड में जाकर चेक किया जाता है तो मालूम होता है कि इस शख्स का नाम जावेद है। नादरा का डेटा उस शख्स को पहचान लेता है और उसका नाम है जावेद। अब जब जावेद को मालूम हो जाता है, एड्रेस मालूम हो जाता है, तो फिर उसकी लोकेशन ट्रेस करके जावेद को गिरफ्तार किया जाता है और जावेद से ही मालूमात मिलती है कि उसके साथ एक और लड़की जो थी वो थी गुलनिसा। कहानी को रिवर्स करते हैं। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मालूम ये होता है कि ये लोग एयरपोर्ट पर धमाका करने से पहले मेरियट होटल के सामने फ्रियर हॉल में क्या कर रहे थे। मालूम ये होता है कि ये लोग फ्रियर हॉल में बैठकर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ये जो खुद को हमलावर होता है शाह फहद, उसकी वीडियो को बनाया जाता है और उस वीडियो को बनाकर अपने कमांडर को भेजा जाता है और वो कमांडर को मुंतकिल कहती है कि जनाब अब मैं खुद को हमला करने वाला हूँ। सवाल ये आता है कि ये लोग यहीं पर इसी जगह पर आकर इन्होंने वीडियो क्यों बनाई। उसकी 2 वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि शाह फहद जब हब से आया था तो उसके साथ ये 4 लोग शामिल थे और शाह फहद ने की गाड़ी के अंदर हब में ही RDX एक केमिकल होता है कि जो दूसरी जंग अज़ीम में भी इस्तेमाल हो रहा था। उस RDX केमिकल को डिग्गी के अंदर, उस RDX केमिकल को दरवाज़ों में सब जगह पर फिट रखा गया था और तकरीबन 80 किलोग्राम के करीब ये RDX था जो कि हब से आया। इसमें एक मर्द और एक औरत यानी जावेद और गुलनिसा तीनों शामिल थे जो वहाँ से आए थे। और आने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर शाह फहद एक होटल में रहने लगा। जिस दिन 6 तारीख को इन्हें हमला करना था दोपहर के 3 बजे के करीब इसने चेकआउट किया। चेकआउट कर ये आया जेल रोड पर। जेल रोड पर इसने गुलनिसा और साथ में जावेद को बिठाया और बिठाकर ये लोग गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में इन्होंने रेकी की। रेकी करना समझते हैं ना, यानी इन्होंने हर जगह को देखा किस तरफ से आना है, किस तरह से हमला करना है, कहाँ आना। वहाँ से आकर ये लोग दोबारा से गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर ये लोग आए मेरियट के सामने फ्रियर हॉल के यहाँ इन्होंने वीडियो बनाई और इन्होंने वहाँ से मालूम कर लिया था कि चाइना की जो एयर फ्लाइट आने वाली है वो कितने बजे आने वाली है। तो उससे पहले ये तकरीबन 9 सवा 9 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुँच गए।
जावेद और गुलनिसा दोनों एयरपोर्ट के अंदर गए और जैसे ही वो लोग आने लगे, चाइनीज़ आए, तो उन्होंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और बाहर शाह फहद को बताया कि इस गाड़ी में ये लोग आ रहे हैं, और ये जाकर इन्होंने उसके बाद गाड़ी को टक्कर मारी। इस सारे मामले में सीटीडी यानी कि सीटीडी में ये ज़ाहिर जो धमाका हुआ था इसकी एफआईआर सीटीडी में काटी गई थी, और सीटीडी में ज़ाहिर उसके साथ इनके साथ पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भी काम किया। लेकिन इस पर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी अहम है। सबसे पहली बात, आरडीएक्स भरी हुई गाड़ी हब से कराची में दाखिल हुई। हब से कराची में दाखिल हुई, उसे किसी ने नहीं पकड़ा, उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। वो गाड़ी 3 दिन तक, यानी 4 तारीख को ये गाड़ी आई है, 4 तारीख को ये गाड़ी कराची में घूमती रही, 5 को घूमती रही और 6 को घूमती रही। इसे कहीं पर भी नहीं रोका गया, और यहाँ तक कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई कि जनाब ये 4, 5, 6 तारीख को 3 दिन ये गाड़ी यहाँ पर घूम रही है। पहली बात तो ये गाड़ी ने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया और क्रॉस कर कर ये शहर में घूमती रही, ये बड़ा ही अहम सवालिया निशान है। दूसरी बात, बैंकों में होने वाले फ्रॉड्स सामने आ रहे हैं। किस तरीके से एक भारी रकम, मिसाल के तौर पर मैं अगर 1 लाख रुपए भी अगर कहीं से ट्रांजैक्ट करता हूं, तो फ़ौरन मैं अगर मोबाइल से किसी को या अपनी ऐप के ज़रिए मोबाइल से कहीं पैसे भेजता हूं, तो फौरी तौर पर मेरे पास एक टैक्स कट जाते हैं। मैं तमाम मालूमात स्टेट बैंक और एफबीआर के पास चली जाती है। लेकिन ये 71 लाख रुपए की जब ट्रांजैक्शन होती है तो कोई भी उस पर पूछता नहीं है, और बैंक का जो भी मुलाजिम है वो चले 2 लाख रुपए लेकर उस वक्त उसको कैश दे देता है, जो भी सहूलत कर देता है। लेकिन ये तो अब सारी चीज़ें कंप्यूटराइज है ना, फौरी तौर पर आपके जो डेटा है उसमें वो रेड लाइट आ जानी चाहिए कि जनाब ये रकम किस तरीके से मुंतकिल हुई, कैसे मुंतकिल हुई और इसकी वजूहात क्या है। किसी ने भी वहाँ पर पूछने की कोशिश नहीं की कि जनाब 71 लाख रुपए कैसे आए। ज़ाहिर है 1 महीना हो गया, अगर वहीं पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग पकड़े जाते, मगर हमारे यहाँ पर बैंक का सिस्टम ही अलग है। इस बैंक पे मैं धंधा है पर गंदा है के मुख्तलिफ एपिसोड्स करूँगा अभी आपको कि बैंक के सिस्टम में ये धंधा है पर गंदा है किस तरीके से चलता है, किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है और दीगर मामला चल रहे हैं। एक खबर ये हो गई कि जो डिटेल बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तीसरी बड़ी खबर जो है वो थी इशरतुल इबाद साहब के हवाले से। हमने आपसे कहा था कि इशरतुल इबाद साहब को बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें अब एक नाम वाज़े तौर पर आ गया है और वो नाम है पुरानी एमक्यूएम से, फिर वो एमक्यूएम से पीएसपी में गए, पीएसपी से वो एमक्यूएम में आए, फिर एमक्यूएम से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब जो है वो इशरतुल इबाद साहब के साथ है। और इशरतुल इबाद साहब के साथ है, उसका नाम है सैफ यार खान। मैं ये बात आपको क्यों दे रहा हूँ, अब मैं नाम बता रहा हूँ, पहले मैं नाम नहीं बता रहा था, मुझे मालूम था। सैफ यार खान साहब जो है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतवार के रोज़ अब एक छोटा मोटा था तंजीमी ढांचा यूनियन काउंसिल के लेवल पर इशरतुल इबाद साहब ने बना लिया। उन तमाम यूसी लेवल के लोगों पे, जितने यूसीओ में इनको लोग मिल चुके हैं, उन सब का एक इजलास इनके ऑफिस के अंदर हुआ और उसमें सैफ यार खान साहब ने भी तकरीर की। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अब क्योंकि बात खुलकर सामने आ गई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यही सैफ यार खान ने मेरी इतलात के मुताबिक आज कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के अंदर बैनर्स और पोस्टर्स लगवाएं। वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ कारकुनान ने सैफ यार खान की मदद की है, और इतलात ये हैं कि एमक्यूएम से माजी में जुड़े हुए कुछ लोग उस सैफ यार खान साहब के साथ कनेक्ट हुए हैं। मेरे लिए ये सवाल बड़ा अहम था कि सैफ यार खान ने पीपल्स पार्टी से अब दोबारा यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि मेरी इनसे इलेक्शन के दिनों में मेन 5 स्टार चौरंगी पर जब ये जलसा कर रहे थे तो उस वक्त देखा था कि वो वहाँ पर मेज़बानी कर रहे थे सैफ यार खान। यहाँ पर इशरतुल इबाद ने भी कल अपने कारकुनान से, यानी अपने, आप इनको ज़िम्मेदारान कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ यूसीज़ के इंचार्जेस कह सकते हैं, आप इनको कुछ भी नाम दे दीजिए, उनसे खिताब किया। वहाँ उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये कही है कि जनाब सैफ यार खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इशरतुल इबाद की मर्ज़ी से गए। दर हकीकत वो इशरतुल इबाद का हिस्सा थे, ये बात कही गई। उन्होंने कहा इशरतुल इबाद ने कि सैफ यार खान को उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा मुक़्तदरा क़ुव्वतों का, ये लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और प्रेशर की वजह से कि उन्हें कहा जा रहा था कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान में ज्वाइन करे, तो उन्होंने इशरतुल इबाद से मशवरा किया और इशरतुल इबाद ने उन्हें कहा कि फ़िलहाल वो क्या कहते हैं, तकैया कर लें। उन्होंने तकैया किया और तकैया करते हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन वो पहले दिन से हमारे साथ हैं। ये बात कह रहे हैं इशरतुल इबाद। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इशरतुल इबाद की तरफ गए हैं वो तमाम के तमाम इनके साथ जुड़ना, चेहरे अब उनके सामने आना शुरू हो गए। एक और शख्स के बारे में मेरे पास बहुत कन्फर्म इतला आई है, और वो कन्फर्म इतला है, उनका ताल्लुक कोरंगी के वो एमपीए रहे हैं,
हो सकता है कि अगले चंद दिनों के अंदर आपको भी इनके बाकायदा किसी प्रोग्राम के अंदर वो नज़र आएँ। तो जो हमारी ख़बर थी कि जनाब सैफ यार ख़ान के हवाले से, वो अब ज़्यादा क्लियर और वाज़ेह हो चुकी। अब उन्होंने क्योंकि ख़िताब भी कर दिया, अब मेरे पास फुटेज भी आ गए और अब मेरे पास जो है वो वाटर बोर्ड में जो इन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं वो भी आ चुके हैं। तो ज़ाहिर है ये ख़बर भी मैंने आपको दे दी थी कि ये सिलसिला यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, बहुत सारी और ख़बरें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारा टाइम हमारा चला गया, इसलिए एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के पान।